नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा, यह आर्थिक एवं सामाजिक विकास से विषय के अंतर्गत आता है। इससे हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में किस आयु वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता अधिकतम थी? तो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। 60 वर्ष की आयु से अधिक, 35 से 55 वर्ष के बीच, 25 से 34 एंड लास्ट है 5 से 14 वर्ष के बीच। तो इसका सही आंसर है 5 से 14 वर्ष के बीच की जनसंख्या जो थी भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार वह सबसे ज़्यादा प्रतिशत में थी। और ये भी आपको बता दूं, 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की जो प्रतिशत थी 17.94% थी 1991 की सेंसस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें है पहला, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि को मुद्रा प्रसार बोलते हैं। दूसरा, भारत में निम्न आयात वृद्धि दर भारत उद्योगों में सुस्ती लाती है। तीसरा है यूरो निर्गम, यूरोपीय देशों में भारतीय कंपनियों द्वारा धारित शेयर। और चौथा है निवेश सूची पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी संस्थात्मक निवेश। अभी इसका जो दो में सही युग्म सुमेलित है वह है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए 1 to 4। 1 to 4 में देखेंगे तो विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि से मुद्रा प्रसार होता है। दूसरा में है भारत में निम्न आयात मतलब लो इम्पोर्ट वृद्धि दर में भारत उद्योग में सुस्ती आ जाती है। यदि इम्पोर्ट आपका कम हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी लो इम्पोर्ट में, तो उद्योग में सुस्ती आ जाएगी। तीसरा है यूरो निगम, ये गलत है। चौथा है निवेश सूची विदेशी संस्थात्मक निवेश। आइए इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तीसरे नंबर को, भारतीय यूरोप की मुद्रा में व्यापार, अमेरिकन डिपॉजिटरी डिपॉजिट एडीआर और जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी डिपॉजिट कर्ज ले सकते हैं। मतलब भारत यूरोप की मुद्रा में एडीआर और जीडीआर में कर्ज ले सकता है। यह प्रावधान 1992 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस प्रावधान में एफसीसीबी मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कंपनी के शेयर इत्यादि विदेशी निवेशकों को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और इस स्कीम में एनआरआई भी भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर 1 to 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? जवाहर रोजगार योजना, इसका ऑप्शन नंबर है डी। इस योजना के अधीन जनता रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है। मतलब रोजगार का 30% स्त्री के लिए आरक्षित है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। और इस योजना को समान रूप से पिछड़े जिलों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 90 से 100 दिन का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित था, तो वही वाला इसमें स्टेटमेंट दिया है, 30% आरक्षित था, तो ये सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, वित्त क्षेत्रक सुधार नरसिम्हम समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया था? तो नरसिम्हम समिति जो है किसको कम करने का सुझाव दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, एसएलआर, सीआरआर और अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण। ऑप्शन नंबर बी में देख लेंगे एसएलआर और सीआरआर और अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण लिखा है। तो मैं इसको बताता हूँ। नरसिम्हन कमेटी की स्थापना 1991 में हुई थी। इसने बैंकिंग क्षेत्र में अनेक सुझाव दिए, उन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कमेटी के अनुसार एसएलआर, सीआरआर और कई क्षेत्रों को कर्ज की मात्रा में कमी का सुझाव दिया था। मतलब एसएलआर में, सीआरआर में और कई और क्षेत्रों में कर्ज की मात्रा में कमी का सुझाव दिया था। अभी हम ये थोड़ा समझ ले एसएलआर और सीआरआर क्या होता है। एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडेटरी रेशियो और सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, सभी बैंक को आरबीआई के साथ कुछ कैश रखना होता है जिस पर उसे कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करना चाहिए, नहीं करना होता है। तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है जो इमरजेंसी के टाइम काम आ सके। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जैसे गोल्ड हो गया, कोई एसेट हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारा लिक्विडिटी रेशियो में आता है। इस पर जो है बैंक इंटरेस्ट लेता है। और लेकिन ये भी हम बना के रखते हैं एसएलआर और सीआरआर। ये दो वर्ड आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नरसिम्हम समिति ने इन्हें कम करने का सुझाव दिया था, एसएलआर और सीआरआर की और अगत्य क्षेत्रीय वित्तीय पोषण को। पांचवा है निगम कर। निगम कर को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स या प्रौद्योगिकी इकाई पर लगाकर
इसके बारे में क्या सही है? इसका ऑप्शन नंबर है डी, उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। उद्ग्रहण का मतलब है लेविट और विनियोजन एप्रोप्रिएट। देखिए आगे हम पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है लेविट और एप्रोप्रिएट राज्य कर सकते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है, संग्रहण तथा विनियोजन राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है, उसका स्वभाजन संघ तथा राज्य करते हैं। ये सब सभी गलत है, इसमें राज्य का कोई ये आंसर नहीं है। मतलब उद्ग्रहण मतलब ग्रहण भी जो है इस कर को कलेक्ट भी करेगा कौन? निगम कर को संघ करता है और उसका पूर्णतः स्वामी भी संघ ही होता है, मतलब केंद्र सरकार होती है। तो ये हो गया इसका आंसर 5 का डी नंबर। तो आशा है कि इस खंड के सभी क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आशा है कि इस तरह आप वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।